हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज एलिविएट। एलिविएट करने का मतलब क्या होता है? दर्दों को कम कर देना। तो अगर आप किसी के दर्दों को कम कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? एलिविएट कर रहे हो। मुझे जल्दी से सारे सिनोनिम्स बता दो एलिविएट के। दर्दों को कम किया है मतलब मिटिगेट किया है, मॉलिफाई किया है। ये शब्द तो आपको रट गए होंगे। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ट्यूटोरियल में आता है जिसको ये सारे वर्ड्स याद नहीं होंगे। प्लैकेट किया है, पैलिएट किया है, प्रोपिशिएट किया है, पेसिफाई किया है, एले किया है, एसुएज किया है। एमेलियोरेट का मतलब होता है अच्छा फील करवाना। अच्छा फील करवाया तो ये नियर सिनोनिम हो गया। अपीज किया है मीन्स अच्छा फील करवाया है। लल किया है, अच्छा फील करवाया है। रिलैक्स किया है, काम किया है। ट्रैंक्विलाइज किया है मतलब शांति फील करवाई है। अच्छा, दर्दों को कम किया है, कम करने वाले वर्ड्स भी आ जाएंगे, है ना। कम किया है मतलब डिमिनिश किया है किसी चीज को, रिड्यूस किया है किसी चीज को, कर्टेल किया है किसी चीज को कर्ब किया है, किसी चीज को लेसन किया है, मीन्स कम किया। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग होता है कम करना और इन सारे शब्दों का मीनिंग होता है दर्दों को कम करना। यस, पार्ट ऑफ स्पीच सारे के सारे एक्शंस हैं तो वर्ब हो गए। तो रिड्यूस करना, ईज करना, मिटिगेट करना मीन्स दर्दों को कम करना। एंटोनिम्स क्या हो गए? बढ़ा दिया, एग्रावेट कर दिया, इंटेंसिफाई कर दिया, वर्सन कर दिया, मीन्स दर्दों को बढ़ा दिया। दर्दों को बढ़ा दिया क्या कर दिया? एग्जासर्बेट कर दिया। एग्जासर्बेट कर दिया मीन्स दर्दों को बढ़ा दिया। तो जो नई पॉलिसीज है उनका मकसद क्या है? कि बच्चों का स्ट्रेस कम कर दें। कैसे? आप बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम अटेम्प्ट, मतलब बहुत सारे एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो तो बच्चों का स्ट्रेस इससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाँ, सूद करना इज ऑल्सो रिलैक्स करना। अबेट करने का मतलब होता है कम करना, राइट। ये दो वर्ड्स भी आप ऐड कर सकते हो। अगले शब्द पे आते हैं, रेमिडिएशन। लास्ट में आईओएन लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। रेमिडिएशन शब्द कहां से बना है? ये वर्ड बना है रेमेडी शब्द से। रेमेडी क्या होती है? इलाज, सॉल्यूशन, क्योर। अच्छा, जो हर चीज का इलाज होता है उसे क्या बोलते हैं? बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आया है। क्योर ऑफ एवरीथिंग इज व्हाट? हर चीज का इलाज को क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दो, याद होगा सभी को। इट इज कॉल्ड पैनेशिया, रामबाण। पैनेशिया में रूट वर्ड क्या है? पैन। दो रूट वर्ड होते हैं, पैन और ओमनी। दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है? ऑल। एक और वर्ड होता है एलेक्सर। एलेक्सर क्या होता है? अमृत को बोलते हैं। मतलब एलेक्सर भी एक तरीके से क्या होता है? हर चीज का इलाज होता है। इट इज कि इसको पी लोगे तो सब चीज ठीक हो जाएगी। अमृत को एलेक्सर बोलते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये तीनों के तीनों शब्द आपके नाउन्स हैं। तो रेमिडिएशन का मतलब भी वही हो गया कि आप किसी चीज को ठीक कर रहे हो। किसी चीज में प्रॉब्लम थी, आप उस चीज को ठीक कर रहे हो, दैट मीन्स रेमिडिएशन। रेक्टिफिकेशन, चीजों को ठीक कर रहे हो, करेक्ट कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, मीन्स चीजों को ठीक कर रहे हो। एंटोनिम्स, आपने खराब कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, डेटेरियोरेट हो गई, मतलब वो चीज क्या हो गई? वो चीज और भी ज्यादा खराब हो गई। वर्सन हो गई, और ज्यादा खराब हो गई। एक वर्ड होता है बहुत बार एग्जाम में आता है, मार कर देना। वर्ब फॉर्म बता रही हूँ। इसका मतलब क्या होता है? उस चीज को आपने खराब कर दिया। खराब कर दिया मतलब उस चीज को क्या कर दिया? इम्पेयर कर दिया। मार शब्द का मीनिंग क्या होता है? उस चीज को आपने स्पॉइल कर दिया, डेटेरियोरेट कर दिया। वो चीज दिन पर दिन क्या होती चली गई? वो चीज और भी ज्यादा वर्सन होती हुई चली गई। फिर एक वर्ड होता है सैबोटेज कर दिया, मीन्स डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा, पूरी तरीके से जड़ से मिटा देने का वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है। कौन सा वर्ड होता है? वो ऑब्लिटरेट कर दिया। ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से मिटा दिया। ऐसे मिटा दिया कि कुछ भी नहीं बचा है उसके अंदर। अब ऑब्लिटरेट कर दिया मीन्स उसको वाइप आउट कर दिया, पूरी तरीके से साफ कर दिया, इरेज कर दिया उसको। चलो, विदाउट प्रॉपर रेमेडिएशन, अगर चीजों को ठीक नहीं करोगे तो बच्चे जो है क्या करेंगे? रिजॉर्ट टू का मतलब क्या है? वो सहारा किस चीज का लेंगे? रोट लर्निंग। रोट लर्निंग का मतलब क्या है? सिर्फ रटना शुरू कर देंगे। रोट लर्निंग इज व्हाट? मग अप करना। मग अप करने का मतलब क्या होता है? रट्टाफिकेशन।
इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, वो कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, मग अप करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन करेंगे। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज यूबिक्विटी, लास्ट में ITY लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। इसका एडजेक्टिव फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आता है और एडजेक्टिव फॉर्म इसका क्या होता है, यूबिक्विशियस। कोई चीज अगर यूबिक्विशियस है इसका मतलब वो क्या है, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है इसका मतलब क्या है, वो चीज सब जगह मिलती है। मतलब वो चीज कैसी है, परवेसिव है, रैम्पेंट है, राइफ है, ओमनी प्रेजेंट है, प्रिवलेंट है। इसका मतलब क्या है, वो चीज आपको सब जगह मिलेगी। ये सारे के सारे फॉर्म्स कौन से थे, ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स आर एडजेक्टिव्स। तो द फैक्ट ऑफ अपियरिंग एवरीवेयर और बीइंग वेरी कॉमन, कॉमन है। कॉमन का एक इडियम हमने क्या पढ़ा हुआ है, अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन का मीनिंग क्या होता है, मीन्स बहुत ही ज्यादा क्या है, कॉमन है वो चीज। ओमनी प्रेजेंस, प्रिवलेंस, परवेसिवनेस, ये सारे नाउन फॉर्म्स के हो गए। एंटोनिम्स रेयर है, स्कैरसिटी है, बहुत कमी है, यूनिकनेस है, मतलब एक ही है, बहुत कॉमन नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, कोई चीज की कमी होती है, कमी का वर्ड क्या होता है, पॉसिटी है। पॉसिटी शब्द का मीनिंग क्या होता है कि उस चीज की क्या है, कमी है। एक और वर्ड मैंने आप लोगों को पॉसिटी का बताया हुआ है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, एंड दैट इज डर्थ। डर्थ है उस चीज का, इसका मतलब उस चीज की कमी है। तो जो यूबिक्विटी है स्मार्टफोन्स की, कि स्मार्टफोन सब जगह फैल चुके हैं, इसकी वजह से बहुत बड़ा चेंज आया है किस चीज में, उस तरीके में जिस तरीके से लोग कम्युनिकेट करते हैं। हाँ, कोई चीज, ये तो चलो नाउन हो गए, है ना, उस चीज की कमी है। कोई चीज बहुत ही ना के बराबर अवेलेबल है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसकी क्वांटिटी कैसी है, मीगर है। मीगर शब्द का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही ना के बराबर अवेलेबल है। वो चीज कैसी है, स्पार्स है, बहुत ही ना के बराबर अवेलेबल है। पाल्ट्री है, पाल्ट्री मीन्स बहुत ही ना के बराबर अवेलेबल है ही नहीं, बिल्कुल भी स्कैंट है, मीन्स ना के बराबर वो चीज अवेलेबल। अगले वर्ड पे आते हैं कंबरसम। कंबरसम का मतलब क्या होता है, कोई चीज जिसमें ना बहुत ज्यादा मुश्किल सी है, वो मतलब उसको ना करना बड़ा मुश्किल सा है, बड़ा बोरिंग सा, टीडियस सा है, उसको क्या बोलते हैं, कंबरसम, झंझट वाला है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव है ये शब्द। इतना लार्ज है, इतना हैवी है कि हम उसको कैरी यूज नहीं कर पा रहे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है उसको यूज करना। बर्डनसम है, ऑकवर्ड है, इनएफिशिएंट है। एक वर्ड होता है ओनरस। ओनरस का मतलब क्या होता है, बहुत ही बर्डनसम है, मतलब बहुत ही ज्यादा भार है उस चीज का, मीन्स ओनरस। ओनरस वर्ड पे डबल स्टार मार्क करेंगे, बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आया। फिर एक और वर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, दैट इज अनवील्डी। अनवील्डी का मतलब भी क्या है, नहीं मैनेज हो रहा। भाई क्यों क्यों नहीं मैनेज हो रहा, क्योंकि बहुत ही बल्कि है। क्यों नहीं मैनेज हो रहा, बहुत ही हैवी है। हैवी का एक और वर्ड क्या होता है, हेफ्टी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। एक वर्ड होता है पॉन्डर करना। पॉन्डर करने का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा, पॉन्डर करना इज व्हाट, कंटेम्पलेट करना, मतलब मल ओवर करना, मतलब च्यू द कर्ड करना, मतलब किसी चीज को गहराइयों में सोचना। किसी चीज को आप बहुत डिटेल में सोच रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, पॉन्डर कर रहे हो। चलो सभी को याद है, बहुत बढ़िया, मीन्स थिंक डीपली। अब इसको देख के ऐसा लग रहा है ना कि पॉन्डरस का मीनिंग भी कुछ ऐसा होगा, लेकिन नहीं। पॉन्डरस ये तो देखो वर्ब फॉर्म था, लेकिन ये पॉन्डरस इस वर्ब का एडजेक्टिव फॉर्म नहीं है। इसका मीनिंग बिल्कुल ही अलग होता है। वही होता है कि कोई चीज बहुत ही स्लो है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही हैवी सी है। तो इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, दोनों ही शब्द बिल्कुल अलग अलग मीनिंग के हैं, सेम मीनिंग नहीं है दोनों का। अच्छा, कोई चीज बहुत बोरिंग सी होती है, बहुत पकाऊ सी होती है, उसको क्या बोलते हैं, कोई चीज अगर बहुत बोरिंग सी है, पकाऊ सी है, तो टीडियस है। क्या है, बोरिंग को क्या बोलते हैं, मंडेन है, मीन्स बहुत ही ज्यादा पकाऊ सी है, बहुत ही ज्यादा बोरिंग सी है। इन वर्ड पे भी स्टार मार्क करना। हाँ, एक और वर्ड कंटेम्पलेट का सिनोनिम रूमिनेट करना। रूमिनेट करने का मतलब भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा गहराइयों में आप क्या कर रहे हो, सोच रहे हो। एंटोनिम्स कन्वीनियंट है, मैनेजेबल है, एफिशिएंट है, आसानी से कर पा रहे हो।
तो जो नया एग्जामिनेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा बर्डनसम हो जाएगा स्कूल्स के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है। लॉजिस्टिकल का मतलब एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से मैनेज करने वाले चैलेंजेस है। हाँ, एक और वर्ड कह सकते हैं कंटेम्पलेट का जो सिनोनिम होता है ब्रूड करना। ब्रूड करने का मतलब भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर सोचना, रिफ्लेक्ट करना। मीन्स आप उस चीज़ के ऊपर गहराइयों में क्या कर रहे हो, सोच रहे हो। सारे वर्ड्स वर्ब थे, है ना, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स थे, और कम्बरसम भी क्या था, एडजेक्टिव था। अगले वर्ड पे आते हैं, एजोटेरिक। बहुत दिनों बाद आया है। एजोटेरिक का मतलब क्या होता है, पहेली। कैसी है ये पहेली? तो एजोटेरिक मीन्स कोई चीज जो क्या है, कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग है मतलब कैसी है, आर्केन है, क्रिप्टिक लिखाई हुआ है, ऑब्सक्योर लिखाई हुआ है, एनिग्मेटिक है, कंफ्यूजिंग है, कुछ ही लोगों से समझ में आएगी, एब्स्ट्रूज है, रिकंडाइट है, कॉम्प्लिकेटेड है, इंट्रिकेट है, लेबिरिंथीन है, बाइजेंटाइन है। मीन्स बहुत ही ज्यादा कैसी है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। फिर वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे, वो सारे वर्ड्स याद आ रहे होंगे। कंफ्यूजिंग के वर्ड्स क्या क्या होते हैं, परप्लेक्सिंग है, एस्टाउंडिंग है। इन सब का मीनिंग होता है मतलब आपको चौंका देने वाली। फ्लमॉक्सिंग है, बैम्बूजलिंग है, गॉब स्मैकिंग है, स्टैगरिंग है, बैफलिंग है, मडलिंग है, बीफडलिंग है, नॉटी है, सर्किटस है, गोल गोल घुमावदार है मतलब कंफ्यूजिंग है, टॉर्टुअस है, मीन्स बड़ी ही क्या, गोल गोल घुमाने वाली है, मतलब बड़ी ही कंफ्यूजिंग सी है। गॉर्डियन नॉट का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। ये बहुत बार एक इडियम आता है एग्जाम में, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा कैसी है, कंफ्यूजिंग हो सॉल्व करना। हाँ, कंफाउंडिंग है, फ्लैबरगास्टिंग है। मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ। मीन्स कैसी है, हद से ज्यादा कंफ्यूजिंग है। फ्लैबरगास्टिंग में डबल भी आता है। और क्या कह सकते हैं, हाँ, सर्पेंटाइन है, याद रहेंगे, बार बार सुनने से ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, सो डोंट वरी। चलो, एंटोनिम्स क्या हो गए, कॉमन है, ऑब्वियस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्लियर है। तो जो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेचर है हाई लेवल की बैटरी टेक्नोलॉजी का, इसकी वजह से मुश्किल हो जाता है कंपनीज के लिए कि वो इस मार्केट में एंटर नहीं कर पाती है। अगला वर्ड है, पहले मैं वापस आ जाऊं। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रांसिजेंट। लास्ट में ईएनटी लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। इंट्रांसिजेंट लोग कौन होते हैं, जो जिद्दी होते हैं, जो कहते हैं कि भाई हम तो क्या है, हम तो जिद्दी हैं, हम नहीं बदलेंगे। ऐसे लोग क्या होते हैं, एडमेंट होते हैं। स्टबन होते हैं, मीन्स जिद्दी होते हैं। ऑब्स्टिनेट होते हैं, ऑब्ड्यूरेट होते हैं, पगनेशियस होते हैं, अनयील्डिंग होते हैं, रुकते नहीं है, जो ठान लिया सो ठान लिया। अनरिलेंटिंग होते हैं, अपने काम को लेके बहुत डिटरमाइंड होते हैं, मतलब रेजोल्यूट होते हैं। टेनेशियस होते हैं, एक काम जो कर लिया उसी को करते चले जाते हैं, उससे हिलते नहीं है। और क्या बोल सकते हैं, स्टेडफास्ट होते हैं, राइट। अनवेवरिंग होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, जो काम कर रहे हैं उसी पे लगे रहेंगे तो क्या हो जाते हैं, परसिस्टेंट हो जाते हैं, उस काम को लगातार करते हैं। परसिवियरिंग होते हैं, जो सोच लिया वो सोच करते ही रहते हैं।
तो अपने व्यूज को चेंज नहीं करते, किसी बात पे अग्री नहीं होते, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, स्टबर्न, रिजिड मीन्स जिद्दी होते हैं। एंटोनिम्स फ्लेक्सिबल है, अकोमोडेटिंग है, कोऑपरेटिव है, सबकी बात मान लेते हैं। डोसाइल है मीन्स सबकी बात मान लेते हैं। डोसाइल लोग कौन होते हैं? सबकी बात मान लेते हैं। कंप्लायंट लोग कौन होते हैं? जो सबकी बात मान लेते हैं। एडहियरेंट लोग कौन होते हैं? जो सबकी बात मान लेते हैं। तो जो इंट्रांसिजेंट एटीट्यूड है, जो ना चेंज होने वाला एटीट्यूड है पॉलिसी मेकर्स का, इससे क्या होगा? क्रूशियल मीन्स इंपॉर्टेंट एजुकेशनल रिफॉर्म्स डिले हो जाएंगे। डिले हो जाने का वर्ड क्या होता है? पुट ऑफ हो जाएंगे। पुट ऑफ करना इज व्हाट? पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना। प्रोक्रेस्टिनेट करना क्या होता है? डिले करना, पोस्टपोन कर देना। फ्लेक्सिबल का एक सिनोनिम निम्बल, एजाइल मीन्स बहुत फ्लेक्सिबल। अगला वर्ड है इम्प्यूटेशन। सबसे पहले तो लास्ट में आईओएन लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। इम्प्यूटेशन का मतलब क्या है? कि आप बोल रहे हो कि भाई तुम्हारी गलती है, आपने किसी को इम्प्यूट किया। इसका मतलब क्या है? उसको आपने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि भाई गलती किसकी? गलती तुम्हारी है, तुम जिम्मेदार हो इस काम के लिए। इम्प्यूट इसका वर्ब फॉर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर ब्लेम डाल देना, किसी इंसान को अक्यूज कर देना, एलिज कर देना कि भाई तुमने ये काम किया है। इंडिक्ट करना, इंडिक्ट का मतलब क्या है? आपने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, उसके ऊपर चार्ज लगा दिया, चार्ज कर दिया उसको इस चीज से। मीन्स भाई गलती किसकी है? गलती तुम्हारी है। तो इसी का नाउन फॉर्म हो गया इम्प्यूटेशन, किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना। एक्यूजेशन, एलिगेशन, एट्रीब्यूशन की आपने क्या किया? उस इंसान के ऊपर इल्जाम लगा दिया। एंटोनिम्स एक्सोनरेशन, उसके ऊपर से उसको फ्री कर दिया। विंडिकेशन, डिफेंस, और क्या बोल सकते हैं फ्री करने का वर्ड? लिबरेट कर दिया, फ्री कर दिया। इमेंसिपेट कर दिया, फ्री कर दिया। एक्विट कर दिया, फ्री कर दिया। और कौन कौन से वर्ड्स थे याद करूं, मुझे क्यों नहीं याद आ रहे हैं? हाँ, एब्सॉल्व कर दिया, वेरी गुड, फ्री कर दिया। लीवे दे दिया, फ्री कर दिया, उसको फ्रीडम दे दिया। लीवे शब्द का मतलब क्या होता है? इंसान को क्या कर देना? इंसान को फ्रीडम दे देना। विंडिकेट यहाँ लिखा हुआ है, एक्सोनरेट यहाँ लिखा हुआ है। मीन्स आपने उस इंसान को माफी दे दी। हाँ, एमनेस्टी दे दी। एमनेस्टी इज व्हाट? माफी दे दी। पार्डन कर दिया, माफ कर दिया। एक्विट कर दिया, माफ कर दिया। तो जो इम्प्यूटेशन, उसके ऊपर जो इल्जाम लगा डिसऑनेस्टी का, इसकी वजह से उसकी जो कंपनी में रेप्यूटेशन थी वो क्या हो गई? वो खराब हो गई। अनलीश कर दिया, राइट, वो सारे वर्ड्स तो रह गए। अनलीश कर दिया मीन्स फ्री कर दिया। अनफेटर कर दिया, फ्री कर दिया। अनब्रिडल कर दिया, फ्री कर दिया। अनशैकल कर दिया मीन्स फ्री कर दिया। इन सारे शब्दों का मीनिंग भी क्या होता है? उस इंसान को फ्री कर दिया। एक्सकल्पेट नहीं लिखा मैम, राइट, एक्सकल्पेट कर दिया। एक्सकल्पेट कर दिया मीन्स फ्री कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज पेंचेंट। पेंचेंट का मीनिंग क्या होता है? किसी की तरफ कोई झुकाव होना, किसी की तरफ क्या होना? लाइकिंग होना, दैट इज पेंचेंट होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। अ स्ट्रॉन्ग और हैबिचुअल लाइकिंग फॉर समथिंग और टेंडेंसी टू डू समथिंग। आपकी क्या है? झुकाव है, लाइकिंग है, प्रेफरेंस है, इंक्लिनेशन है, प्रोक्लिविटी है, झुकाव है उस चीज की तरफ। प्रोपेंसिटी है, झुकाव है उस चीज की तरफ। एफिनिटी है, झुकाव है उस चीज की तरफ। फॉन्डनेस है मीन्स एक तरीके से क्या है? आपको उस चीज से प्यार है कि आप उस चीज की तरफ झुक जाते हो, आपका डिस्पोजिशन है उस चीज की तरफ। प्रीडिलेक्शन है, मतलब वो चीज आपको क्या है? पसंद है। टेंडेंसी है आपकी उस चीज की तरफ, मतलब वो चीज आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है। अच्छा, अगर आप उस चीज से नफरत करते हो तो क्या है? डिसलाइक है, एवर्जन है, नफरत है। इनडिफरेंस है। इनडिफरेंस का मीनिंग क्या होता है? आपको वो चीज पसंद ही नहीं है बिल्कुल। आपको तो सॉरी, पसंद नहीं है, इसको ऐसे बोलेंगे, आपको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपके अंदर क्या है? उस चीज को लेके एपैथी है। अच्छा, अगर आप किसी चीज से नफरत करते हो तो मुझे उसके कुछ सिनोनिम्स बता दो। अगर आप नफरत कर रहे हो उस चीज को, तो आप उस चीज को क्या कर रहे हो? लोथ कर रहे हो। लोथ का मतलब क्या होता है? नफरत। उस चीज को आप डिसलाइक कर रहे हो, नफरत कर रहे हो।
हमने ना इसके कुछ वो वाले वर्ड्स पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा, एडजेक्टिव फॉर्म्स पढ़े थे इस चीज के, याद आ रहा है सभी को? लोथसम, रिपग्नेंट, चलो उसी वर्ड के सिनोनिम्स कर लेते हैं। लोथसम का मतलब क्या है? कोई चीज कैसी है? नफरत के लायक है। और क्या बोल सकते हैं? रिपग्नेंट है, डेस्पिकेबल है, नफरत के लायक है। मैं सबसे ज्यादा एडजेक्टिव फॉर्म्स क्यों करवाती हूँ आपको एग्जाम में यहाँ पे? क्योंकि सबसे ज्यादा एडजेक्टिव फॉर्म्स ही आते हैं एग्जाम में। और क्या बोल सकते हैं? एबहॉरेंट है, हाँ, नफरत के लायक है। बहुत ही घिनौनी है तो सॉर्डेड है, हीनस है, हीडियस है, एबॉमिनेबल है, मीन्स नफरत के लायक है। एट्रोशियस है, बहुत ही खराब है। कोई इंसान बहुत ही क्रूअल होता है, बहुत ही क्रूर होता है, बहुत ही खराब होता है तो बारबैरिक होता है, बहुत ही घटिया इंसान, बहुत ही क्रूर इंसान। सैवेज होता है, बहुत ही क्रूर इंसान। ऑथर की टोन बहुत ही खराब होती है, बहुत ही नेगेटिव तरीके से ऑथर ने बात की होती है तो टोन कैसी होती है? वाइट्यूपरेटिव होती है, विट्रियोलिक होती है, बहुत ही नेगेटिव टोन के वर्ड्स हैं सारे के सारे। एक्यूट होती है, एकर्बिक होती है, सार्डोनिक होती है, मीन्स बहुत ही ज्यादा खराब। हाँ, नास्टी, अगेन बहुत ही खराब। ऑल वर्ड्स आर नेगेटिव टोन वर्ड्स। अगला वर्ड है इनएडवर्टेंट, मीन्स मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया वो काम। अगर आप कोई काम जानबूझ के नहीं कर रहे हो तो उसको बोलते हैं इनएडवर्टेंटली कर रहे हो। अगर जानबूझ के कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? डेलिबरेटली कर रहे हो। तो डेलिबरेटली इज जानबूझ के करना और इनएडवर्टेंटली इज अनजाने में करना। ये क्या है? एडजेक्टिव है, एलवाई लग जाएगा तो एडवर्ब बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे भी कंफ्यूज होने वाली बात होती है, वो डेलिबरेटली से लोगों को मीनिंग क्या लगता है कि जानबूझ के काम है, लेकिन डेलिबरेट का मीनिंग एक और होता है। अगर आप किसी चीज, देखो इस चीज को समझ लो, डेलिबरेट जब एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इसका मीनिंग होता है आपने वो काम जानबूझ के किया है ना, इंटेंशनल है आपका, जानबूझ के किया है। और जब ये डेलिबरेट वर्ब की तरह यूज होता है तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसका मीनिंग हो जाता है, चलो इस मैटर को डिस्कस कर लेते हैं। तो डेलिबरेट वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, और दोनों में मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होता है। यहां से एग्जामिनर बहुत क्वेश्चंस बनाते हैं एरर डिटेक्शन के। अनइंटेंशनल है, एक्सीडेंटल है, केयरलेस। केयरलेस का एक बहुत ही प्यारा वर्ड बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, लैक्स। कोई इंसान अगर लैक्स होता है तो वो कैसा होता है? केयरलेस होता है। इंटेंशनल है, जानबूझ के किया है, डेलिबरेट है, जानबूझ के किया है, प्लान्ड है। तो जो रिपोर्ट में जो एरर थी वो इनएडवर्टेंट थी, अनजाने में हुई, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन का एक वर्ड क्या हो सकता है? कियोस हो गया। अगला वर्ड आउटरेज्ड। आउटरेज का मतलब क्या होता है? कोई भड़क गया या किसी को भड़का दिया, आउटरेज कर दिया, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आना। इंडिग्नेशन इज व्हाट? एंगर। इंडिग्नेंट लोग कौन से होते हैं? जो लोग गुस्से वाले होते हैं, जो लोग एंग्री, इंडिग्नेंट बोलते हैं। अच्छा, इंडिजेनस लोग कौन से होते हैं? जो लोग वहीं के लोकल होते हैं, वहीं के नेटिव्स होते हैं। अच्छा, इंजीनियस लोग कौन से होते हैं? जिन लोगों के पास बहुत दिमाग होता है। इनजेनुअस लोग कौन से होते हैं? जो लोग बहुत ही इनोसेंट होते हैं, नाइव होते हैं, क्रेड्यूलस होते हैं, गलेबल होते हैं, हर किसी की बात मान जाते हैं। इनजेनुअस लोग। इनजेन्युइन क्या होता है? इनजेन्युइन जो फेक हो, जो बोगस हो, वो क्या होता है? इनजेन्युइन। इंडिजेंट लोग कौन से होते हैं? जो लोग पुअर होते हैं, पेन्योरियस होते हैं, इंडिजेंट। तो सारे वर्ड्स एक जैसे दिखने में है, बट सबका मीनिंग एकदम अलग अलग होता है, बट सबका पार्ट ऑफ स्पीच सेम है। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं। तो आउटरेज कर दिया मीन्स भड़का दिया, इंसेंस कर दिया, इन्फ्यूरिएट कर दिया। कोई इंसान फ्यूरियस है, भड़का हुआ है।
एंटोनिम्स काम है, कंटेंट है, सेटिस्फाइड है, प्लीज्ड है, खुश है। सीरीन मीन्स शांत, ट्रैंक्विल मीन्स शांत है। तो पब्लिक भड़क गई, किस चीज से भड़क गई? सरकार ने जिस तरीके से इस क्राइसिस को रिस्पॉन्स दिया, मतलब जिस सरकार के जवाब से पब्लिक क्या हो गई? भड़क गई। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं। ऐसा इंसान जो कहानियां सुनाता है बड़े मजेदार ढंग से, उसको क्या बोलते हैं? रेनकॉन्टियर। रेकॉन्टियर मीन्स बड़े मजेदार ढंग से वो कहानियां सुनाता है। आग के डर को क्या बोलते हैं? आर्सन फोबिया। और एक और वर्ड होता है पायरोफोबिया। फोबिया शब्द एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग क्या होता है? आग। तो दोनों ही मीनिंग्स होते हैं। पायरो भी एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है आग, सॉरी फोबिया का मीनिंग होता है फियर, पायरो का मीनिंग होता है आग। तो पायरोफोबिया भी क्या हो गया? आग का डर। और आर्सन फोबिया भी क्या हो गया? आग का डर। इरैशनल का मीनिंग होता है इलॉजिकल। एक रिटायर्ड इंसान है लेकिन वो अपना टाइटल रिटेन रखता है, वो अपना टाइटल हटाता नहीं है। वो रिटायर हो चुका है लेकिन फिर भी वो अपना टाइटल रखे हुआ है, तो एमेरिटस। फॉर एग्जाम्पल वो रिटायर हो गया लेकिन अभी भी वो एसीपी का टाइटल रखे हुए है, तो वो क्या? एमेरिटस। आपको किसी की फीलिंग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप क्या हो? कैलस हो। ये वाला कैलस और ये वाले कैलस में डिफरेंस पता है ना सभी को? ये कैलस एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये वाला कैलस नाउन होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? थिक स्किन हो जाती है ना, थिक एरिया ऑफ थिक स्किन। जैसे पैरों में एक ऐसा एरिया हो जाता है जहाँ पे स्किन बहुत मोटी हो जाती है, उसको बोलते हैं कैलस। फ्रेजल वर्ब्स पे आ जाते हैं। पिक फ्रॉम, आप किसी चीज से किसी चीज को उठा रहे हो, पिक कर रहे हो, तो सिंपल सा है चूज समथिंग। चूज आउट भी वही होता है, सिंपल सा है। नैरो डाउन का मतलब भी क्या होता है? बहुत सारी चॉइसेस थी, दुकानदार ने आपको 50 लहंगे दिखा दिए, उसमें से आपने 3 लहंगे नैरो डाउन कर लिए। 3 लहंगे नैरो डाउन कर लिए मतलब नंबर ऑफ चॉइसेस को कम कर लिया फाइनल डिसीजन से पहले। गो फॉर मतलब आई विल सिलेक्ट, आई विल गो फॉर इट मतलब मैं इस चीज को सिलेक्ट कर लूंगी। किसी चीज को चूज करना, तो सारे चूज करने के ही थे। पिक फ्रॉम, चूज आउट, नैरो डाउन, गो फॉर, ऑल ऑफ देम वर फॉर चूजिंग समथिंग। ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं बेटा। थम्बिंग वंस नोज, अगर आप किसी की नोज पे थंब कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उसको बुरा भला बोल रहे हो, उसको खराब शर्मिंदा कर रहे हो। किसी की नाक पे जाके थंब मार देना मतलब उसको डिसरिस्पेक्ट करना। पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, दो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, यू विल हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड मतलब आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। ट्राई एज हार्ड एज यू कैन, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। स्टिक वंस नेक आउट, ये गाड़ी चल रही है, यहां से गोलियां चल रही है और आप अपनी गर्दन बाहर निकाल के पीछे देख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आप रिस्क ले रहे हो। तो टू टेक अ रिस्क, आप रिस्क ले रहे हो मतलब यू आर स्टिकिंग योर नेक आउट, आप अपनी नेक को बाहर स्टिक कर रहे हो। कुक समवंस गूस, किसी और ने शिकार किया था, किसी और ने सारा काम किया था, आपने उसके गूस को कुक कर दिया मतलब उसके सारे सक्सेसफुल होने के चांसेस आपने स्पॉइल कर दिए, बर्बाद कर दिया उसको। अब वाइल्ड गूस चेस, वाइल्ड गूस को कभी पकड़ नहीं पाते, एक एनिमल है, तो इसका मतलब क्या है? बेकारी का काम कर रहे हो, इसको बोलते हैं फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? यूजलेस। जो काम आप कर रहे हो वो कैसा है? यूजलेस, कोई फायदा नहीं है उस काम। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? मजा आया? मैम इतने सारे वर्ड्स याद कैसे होंगे? क्लासेस में रेगुलरली आके। तो अगर आप क्लासेस में रेगुलरली आ रहे हो, रोज रोज उन वर्ड्स को सुनोगे, बार बार वो वर्ड्स यूज होंगे, अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, 4000 बच्चे देख रहे हैं बट 4000 लाइक्स नहीं है, तो एक बार सभी के सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। गोइंग इलेक्ट्रिक, अब हम इलेक्ट्रिक जा रहे हैं, इंडिया और इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस की बात करने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल लग रहा है, चलो पढ़ेंगे सभी लोग।
चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। इंडियाज डिसीजन, इंडिया का जो डिसीजन है टू एग्जाम, एग्जाम मीन्स छूट दे दी जाएगी इम्पोर्ट ड्यूटीज की, जो इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स लगता है उसकी छूट दे दी जाएगी ऑन 35 कैपिटल गुड्स, तो 35 कैपिटल गुड्स पे। अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स होते हैं एक तरीके के वो सामान जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, तो उनको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। मतलब वो एसेट्स होती हैं, वो चीजें होती हैं जिससे सामान बनाया जाता है, तो उनको उनके ऊपर छूट दे दी जाएगी। वो कैपिटल गुड्स जो कि यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में, बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग में, और 28 आइटम्स जिनको यूज किया जाता है मोबाइल फोन की बैटरीज बनाने में। ये एक वेलकम स्टेप है, ये इस स्टेप को हम वेलकम करते हैं, मतलब बहुत बढ़िया कदम है। किस चीज की तरफ? बूस्ट करना, बूस्ट करना मीन्स इंक्रीज। तो ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, कि हमारी कंट्री में ही मैन्युफैक्चरिंग हो, इसको इंक्रीज करने की तरफ एक बहुत अच्छा कदम है। एंड क्लीन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, और हम टेक्नोलॉजी कैसी अडॉप्ट करें जो कि क्लीन हो। क्लीन का मतलब क्या? पॉल्यूशन ना करें। प्रपोज बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, तो निर्मला सीतारमन जी ने इसको प्रपोज किया, इसको ऑफर किया यूनियन बजट में 2025-26 ने, और फॉर्मलाइज कर दिया गया, इसको लागू कर दिया गया थ्रू दी फाइनेंस बिल 2025 के फाइनेंस बिल के थ्रू, जो कि पार्लियामेंट में पास किया गया ऑन ट्यूसडे के दिन को। दिस सिग्नल्स, ये सिग्नल देता है, अंदेशा देता है एक स्ट्रैटेजिक पॉलिसी शिफ्ट का, मतलब एक पॉलिसी में चेंज आ रहा है। अर्लियर इन मार्च की शुरुआत में चाइनीज का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जायंट है, जायंट मीन्स ह्यूज कंपनी, सब बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है BYD, उसने अनवील किया। अनवील किया का मतलब क्या? लोगों के सामने रखा। किस चीज को रखा लोगों के सामने? अपना सुपर ई प्लेटफॉर्म लोगों के सामने रखा, जो कि केपेबल है। वो किस चीज में केपेबल है? ऑफ गिविंग अ व्हीकल, कि वो एक व्हीकल को 500 किलोमीटर की रेंज दे देगा विद इन जस्ट 5 मिनट्स ऑफ चार्जिंग। 5 मिनट की चार्जिंग के अंदर 500 किलोमीटर तक वो व्हीकल चल सकता है, जो कि एक मेजर मीन्स बहुत ही बड़ी लीप है। लीप का मतलब क्या होता है? जंप है, एक बहुत ही बड़ी छलांग है, बहुत ही बड़ा आगे बढ़ना है। किस चीज की तरफ? एलिविएटिंग। एलिविएटिंग मीन्स कम करना। किस चीज को कम करने की तरफ? रेंज एंजाइटी, जो लोगों को रेंज की प्रॉब्लम होती है। बेसिकली लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों नहीं खरीदते हैं? रीजन ये होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रेंज कम होती है, कि अगर जैसे 300 किलोमीटर किसी की रेंज है, तो 300 किलोमीटर के बाद उसको फिर से चार्ज करना पड़ेगा, और इतने ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल नहीं होते सब जगह। तो ये इसकी वजह से रेंज एंजाइटी हो जाती है कि भाई सोच सोच के चलाना पड़ता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो उस चीज को कम करने के लिए BYD ने अपना एक सुपर ई प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो रेंज एंजाइटी एक बहुत ही की का मतलब क्या? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरियर मीन्स रुकावट है। किस चीज में रुकावट है? EV अडॉप्शन में, कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्यों नहीं अपना रहे। ये जो इनोवेशन आया है, ये जो नई चीज आई है, डायरेक्टली चैलेंजेस, ये साफ साफ चैलेंज करती है, डायरेक्टली चैलेंज करती है द कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब क्या? जो चलो फाइनली आई थिंक इट हैज कम नाउ। चल गया फाइनली। चलो, तो ओवरऑल मेन आइडिया क्या था? ओवरऑल मेन आइडिया वही था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक बहुत बड़ा इनोवेशन आया है, और इससे हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो हम ट्रांजिशन कर रहे हैं वो बहुत तेज हो जाए। बैटरी सबसे महंगा कंपोनेंट होता है। चले, अब थोड़ी सी ग्रामर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस का सभी लोग मुझे आंसर देंगे। एक तो मुझे इस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, मैन्युफैक्चर का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, यूज्ड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, पास्ड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, प्रपोज्ड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, शिफ्ट का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, 500 किलोमीटर क्यों लिखा हुआ है, किलोमीटर्स क्यों नहीं लिखा हुआ ये बता दो, चार्जिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, कुड एक्सेलरेट वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। चलो, यहां से लेकर यहां तक पार्सिंग करेंगे एवरीवन। इसका सब्जेक्ट क्या है? देखो, ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सारी की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? डिसीजन। डिसीजन सिंगुलर था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? इज लगाया।
अगली बात, मैन्युफैक्चर का पार्ट ऑफ स्पीच द आर्टिकल है, आर्टिकल नाउन के बारे में बताता है, तो मैन्युफैक्चर नाउन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वर्ब का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसका मतलब इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। प्रपोज का भी कोई सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, नो सब्जेक्ट। पास्ट का भी कोई सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी इन दोनों का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। शिफ्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के बारे में बताता है। 500 किलोमीटर, नंबर यूनिट नाउन, जब भी नंबर यूनिट नाउन दिया हो या नंबर यूनिट एडजेक्टिव दिया हो, यूनिट हमेशा सिंगुलर आती है, इसलिए हमने सिंगुलर लिखा है। जिन लोगों ने ये सब नहीं पढ़ा हुआ है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को बेटा एक बार जरूर पढ़ लेना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चार्जिंग नाउन ऑफ नाउन होता है, तो चार्जिंग नाउन हो गया। कोड एक्सेलरेट का सब्जेक्ट क्या है, इनोवेशन, ये इनोवेशन चैलेंज करता है और ये इनोवेशन एक्सेलरेट कर सकता है, तो इसका सब्जेक्ट हो गया इनोवेशन। बैटरीज नाउन है, रिमेन वर्ब है, दी आर्टिकल है, मोस्ट एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है, एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है। कंपोनेंट नाउन है, इन प्रपोजिशन है, एन आर्टिकल है, ईवी नाउन है। कंप्राइजिंग वर्ब है, रफली एडवर्ब है। 40% ऑफ द व्हीकल्स कॉस्ट, 40% बेसिकली एडजेक्टिव है, ऑफ प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, व्हीकल नाउन है, कॉस्ट नाउन है। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। चलो अगला पैसेज रीड करेंगे सभी लोग। आगे क्या लिखा हुआ है, दिस कॉस्ट बर्डन, ये जो इतना ज्यादा महंगी है, कौन महंगी है, बैटरीज, ये जो बैटरी इतनी ज्यादा महंगी है, इसकी वजह से कम हो गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन लोअर इनकम कंट्रीज में, मतलब वहां पे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं खरीद रहे हैं। डिस्पाइट द लॉन्ग टर्म एडवांटेज, हालांकि लंबा टाइम, लॉन्ग टर्म एडवांटेज मीन फ्यूचर में एडवांटेज होगा ऑफ रिड्यूसिंग ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस, कि हमें ऑयल नहीं बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, विच इज स्पेशली, जो कि सूटेबल है इंडिया के लिए, एकदम सही है। अनदर क्रिटिकल बैरियर, एक और इंपॉर्टेंट रुकावट क्या है, इज द लैक ऑफ इंडिजिनस, इंडिजिनस मीन्स लोकल, हमारे पास अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब हम खुद से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। चाइना जो है करेंटली डोमिनेट कर रहा है इस सेक्टर को, चाइना सबसे ज्यादा बैटरीज बना रहा है, प्रोड्यूसिंग ओवर 70% ऑफ ऑल ईवी बैटरीज ग्लोबली, तो दुनिया भर की 70% बैटरीज चाइना में ही बन रही है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इस एजेंसी के हिसाब से। द लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी, ये बैटरी है जो कि लिथियम आयरन फॉस्फेट है, हैज एमर्ज्ड, ये सामने आई है एज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, मतलब सारी इंडस्ट्रीज इसी को यूज कर रही है ओवर द पास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों से, ड्यू टू इट्स लोअर कॉस्ट, क्योंकि ये सस्ती है, हायर एनर्जी डेंसिटी, कम में ज्यादा एनर्जी देती है, एंड बेटर थर्मल मैनेजमेंट, और अच्छे से, थर्मल मीन्स हीट, अच्छे से हीट को मैनेज कर पाती है। वाइल ईवीज, हालांकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, मेड अप 45% ऑफ ऑल कार रजिस्ट्रेशंस इन चाइना इन 2024, तो चाइना में 2024 में जितनी भी गाड़ियां बिकी थी उनमें से 45% गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही थी, दे अकाउंटेड फॉर, लेकिन इंडिया में वो जिम्मेदार है सिर्फ 2% ऑफ इंडिया पैसेंजर कार मार्केट, जबकि इंडिया में सिर्फ 2% लोग ही ईवी ले रहे हैं। हाउएवर, लेकिन इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल्स जो है इंडिया में, 2 व्हीलर्स जो है
फॉर एग्जाम्पल स्कूटी हो गई या बाइक्स हो गई, हैव सीन नोटेबल मोमेंटम इन इंडिया, इनके अंदर बहुत अच्छी खासी स्पीड आई है विद 1.14 मिलियन यूनिट्स सोल्ड, इतनी ज्यादा यूनिट्स बिक गई है 2024 में, जो कि 60% है टोटल ईवी सेल्स का। तो ऑथर ने क्या बोला कि भाई चाइना में ही बैटरी आ रही है, चाइना में लोग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद रहे हैं, 45% लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद रहे हैं, लेकिन इंडिया में से 2% ही लोग खरीद रहे हैं। हालांकि इंडिया में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बहुत खरीदे जा रहे हैं। चलो लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है, हालांकि इंडियाज ड्यूटी एग्जाम्पशंस, जो इंडिया ने ड्यूटी को की छूट दे दी है इंपोर्ट ड्यूटी की, आर पार्शियली एम्ड एंड, इसका कुछ मकसद तो क्या है, स्ट्रेंथनिंग, कि हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएं, बायलेटरल नहीं जिसमें 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, तो हमारे ट्रेड के रिश्ते अच्छे हो जाएं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और हम अवॉइड कर पाए रेसिप्रोकल टैरिफ्स, की यूएस भी उल्टा पलट के हम पे कोई टैक्स ना लगा दे, तो इसलिए हम भी यूएस की चीजों पर टैक्स कम लगा रहे हैं। द ब्रॉडर स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव, जो बड़े लेवल का जो हमारा मकसद है वो क्या होना चाहिए, कि हम डीकार्बनाइज कर दें अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, मतलब हमारे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उससे पॉल्यूशन ना हो, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ना हो, ये बड़ा मकसद होना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करने का। टू अचीव दिस, इस चीज को पाने के लिए इंडिया मस्ट इंटीग्रेट, इंडिया को किस चीज में आना पड़ेगा, बोथ दी अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, माइनिंग एंड रिफाइनिंग, मतलब जहां से बैटरीज का सामान निकल रहा है, तो हमें बैटरीज के सामान को माइन भी करना होगा, रिफाइन भी करना होगा, और डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, एक बार बैटरी बन गई मतलब बैटरी को मैन्युफैक्चर भी करना होगा और सारी चीजों को असेंबल करके इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाना होगा। तो इन सब चीजों को हमें करना पड़ेगा, इन सारे सेगमेंट्स के ऊपर हमें अपना कमांड लाना पड़ेगा, जो कि किसके सेगमेंट्स हैं, ग्लोबल ईबी बैटरी वैल्यू चेन, तो दुनिया भर की जो बैटरी की जो वैल्यू चेन, वैल्यू चेन मीन पूरा का पूरा सिस्टम जो है। दिस वुड नॉट ओनली हेल्प, ये ना केवल हमको मदद करेगा बैटरी की कॉस्ट को कम करने में थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बाहर की कंट्रीज में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दे, बट ऑल्सो पोजिशन, ये इंडिया को सामने रखेगा एज अ रिलायबल, रिलायबल मीन्स विश्वसनीय, जिस पर विश्वास कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव टू चाइना, तो चाइना का ऑल्टरनेटिव इंडिया बन सकता है, लोग चाइना से खरीदते हैं, इंडिया से भी खरीद सकते हैं, किसकी नजरों में, डेवलप्ड कंट्रीज की नजरों में, तो डेवलप्ड कंट्रीज चाइना का ऑल्टरनेटिव इंडिया को मानने लग जाएंगी अगर हम इन सारी चीजों पे काम करेंगे, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज क्या चाहती हैं, सीकिंग का मतलब है वो ढूंढ रही है, क्या ढूंढ रही है, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कि एक ही जगह से हमारा सामान ना आए, हम डाइवर्सिफाई कर ले, हम अलग अलग जगहों से सामान लेना स्टार्ट करते हैं। इंडिया की जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है ईवी के स्पेस में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्पेस में, वो डिपेंड करती है, वो निर्भर होगी किस चीज के ऊपर निर्भर होगी, ऑन इट्स एबिलिटी, कि इंडिया कितना सक्षम है किस काम को करने में, लेवरेज करने में, लेवरेज मीन्स फायदा उठाने में, फेवरेबल ट्रेड पॉलिसीज का, वो ट्रेड पॉलिसीज जो हमारे लिए फायदेमंद है, कितना इंडिया रिसर्च कर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और कितना इंडिया सिक्योर कर सकता है, ला सकता है एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इंडिया ला सकता है ग्लोबल बैटरी इकोसिस्टम में। तो बेसिकली पूरे पैराग्राफ में ये बोला कि सब चाइना से लेते हैं, इंडिया को एक उसका एक ऑल्टरनेटिव बनना होगा, इंडिया को बैटरी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, इंडिया को सारे सेक्टर्स में काम करना पड़ेगा बैटरी के सप्लाई चेन में, तभी इंडिया सक्सेसफुल हो पाएगा। इंडिया को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करना पड़ेगा, इंडिया को पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसीज का फायदा उठाना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें इंडिया को करनी पड़ेंगी, तभी इंडिया चाइना को बीट कर पाएगा। पैसेज समझ आया सभी को, अच्छा पैसेज था, इस तरह के पैसेजेस से ना बहुत कुछ पता चलता है कि चल क्या रहा है। इंफॉर्मेटिव और एनालिटिकल टोन है, किसी की बुराई तारीफ कुछ नहीं हुई, नॉर्मल सी टोन है, इंफॉर्मेटिव और एनालिटिकल जो हर बार होती है ऑथर की। चलो क्वेश्चंस का आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन,
की इनोवेशन उन्होंने क्या दिया, हाँ 500 किलोमीटर की रेंज दे दी 5 मिनट ऑफ चार्जिंग में। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी चीज है जिसकी वजह से ईवी अडॉप्शन नहीं हो रहा है, महंगा बहुत है। लोअर इनकम इन द कंट्रीज क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि बैटरी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। आंसर इज डी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है जो ड्यूटी पे छूट दी है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, इंडिया डिपेंडेंट हो जाए, नहीं। चाइनीज ईवी मैन्युफैक्चरर्स आ जाए, नहीं। हाँ, हमारे बायलेटरल ट्रेड रिलेशंस अच्छे हो जाए यूएस के साथ। आंसर इज सी। स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, स्कोर्स अच्छे आए मतलब आपको पैसेज समझ में आया है। अगर स्कोर गलत है तो पैसेज को अभी और अच्छे से समझने की जरूरत है। आ जाते हैं स्किमिंग पे। स्किमिंग का भी बड़ा प्यारा आर्टिकल है, द सीबीएसई's 2 एग्जाम स्कीम ओवर कॉम्प्लिकेट्स थिंग्स। तो सीबीएसई की जो 2 एग्जाम की स्कीम आई है वो चीजों को और खराब कर रही है। ऑथर की टोन कैसी लग रही है, ऑथर की टोन क्रिटिकल लग रही है। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और मुझे मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग, एवरीवन। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। जो ड्राफ्ट स्कीम आई है इनके द्वारा कि बच्चे जो क्लास 10th के हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशंस 2 बार ले सकते हैं एक सेशन में, इसको एक स्टूडेंट फ्रेंडली रिफॉर्म की तरह रखा गया है। इसका टाइटल है ड्राफ्ट स्कीम। ये बनाया गया है कि प्रेशर बच्चों पे कम हो जाए, उनके पास एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ये अच्छा स्टेप लग रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसके अंदर। ये कह रहा है कि हम कंसेप्चुअल लर्निंग करें, बच्चे वो जितना सक्षम है उसके बेसिस पर उनका इवैल्यूएशन हो, लेकिन ये स्केड्यूलिंग और लॉजिस्टिक्स पे फोकस कर रही है। तो पैराग्राफ का मेन आइडिया एक ही था कि सीबीएसई ने एक नई स्कीम निकालने का प्लान किया है कि बच्चों के बोर्ड के एग्जाम साल में 2 बार करवा दो, बच्चों के ऊपर प्रेशर कम हो जाए, उनके पास 2 मौके हों अपने आप को प्रूफ करने के। लेकिन ऑथर कह रहे हैं ये स्कीम मुझे तो अच्छी नहीं लग रही, कुछ इश्यूज हैं इस पॉलिसी के साथ। चलो अगला पैराग्राफ स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग, एवरीवन। हाँ जी, अगला पैराग्राफ क्या कह रहे हैं ऑथर। ड्राफ्ट स्टेट करता है कि बोर्ड एग्जाम्स जो है इन चीज़ों को टेस्ट करेंगे। इतने महीनों की कोचिंग नहीं होगी, मतलब कोचिंग और मेमोराइजेशन को टेस्ट नहीं करेंगे, उनकी कैपेसिटी को टेस्ट करेंगे। लेकिन ये बात अनक्लियर है कि क्वेश्चन पेपर्स में कैसे चेंजेस लाए जाएंगे इस शिफ्ट को लाने के लिए, क्लैरिटी नहीं दी गई है। तो बहुत बार एग्जाम्स होंगे तो इससे क्या हो सकता है, फिर भी कोचिंग ड्रिवन प्रिपरेशन हो सकते हैं, बच्चे कोचिंग्स लगाएंगे, सच में कंसेप्चुअल लर्निंग नहीं करेंगे। बच्चों की एंजाइटी को कम करने के बजाय ये जो है बच्चों को और भी ज्यादा परेशान कर देगा, क्योंकि बच्चों को 2 राउंड के लिए प्रिपेयर करना होगा। अभी तो सिर्फ एक ही राउंड के लिए प्रिपेयर करना होता है, साल में 1 बार तैयारी करनी होती है। अब बच्चों को 2-2 बार एग्जाम्स देने होंगे तो डबल प्रिपरेशन करनी होगी, इससे बर्डन बढ़ जाएगा। फिर लॉजिस्टिकल डिमांड्स भी बहुत ज्यादा हैं। जब एग्जाम करवाते हैं तो बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत ज्यादा चीजें मैनेज करनी होती है। तो साल में 1 बार होता है, अब साल में 2 बार होगा तो डबल काम हो गया।
सीबीएसई का ही डेटा देता है कि 26.6 लाख बच्चे हैं जो क्लास 10 एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होंगे, 2 एग्जामिनेशन साइकिल्स हो जाएंगी, तो आंसर स्क्रिप्ट्स भी बहुत ज्यादा इवेल्युएट होंगी, 1.72 करोड़ को एक्सीड कर जाएंगी। इतनी ज्यादा आंसर स्क्रिप्ट्स, एक बार एग्जाम होता है तो एक बार पेपर चेक होता है, 2 बार एग्जाम होगा तो डबल पेपर चेक होगा। तो इतने सब कुछ को मैनेज करने के लिए बहुत सारे इवैल्यूएटर्स चाहिए होंगे जो पेपर चेक कर पाएंगे, एक पूरा सिस्टम चाहिए होगा। तो ऑथर ने कहा प्रॉब्लम्स आएंगी, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आ जाएंगे। इस तरह के चैलेंजेस को क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आ जाएंगे। इतनी सारी पेपर, इतने जगह पेपर होगा, इतने सारा पेपर होगा, इतने सारी कॉपीज चेक करनी पड़ेंगी, इतने सारे इवैल्यूएटर्स चाहिए होंगे, डबल पेपर होगा। तो ये सब जो है बर्डन समिट बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी, ऐसा ऑथर ने बोला। चलो लास्ट पैराग्राफ स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे। हाँ जी, लास्ट पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है? क्लास 12 के एग्जाम्स के साथ ओवरलैप भी जो हो रहा है। अब 20 लाख बच्चे जो है 2026 में क्लास 12 के एग्जाम्स देंगे, फिर और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। स्कूल की रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज होंगी, बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा टीचर्स के ऊपर भी। स्कूल्स को भी अलग अलग एग्जाम करने होंगे सेम सब्जेक्ट्स के अलग अलग टाइम्स में, फिर क्वेश्चन पेपर्स मैनेज करने होंगे, इतने सारे टेस्ट होंगे बच्चों के, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाएगा। पॉलिसी सवाल भी उठाते, जो टाइम गैप आपने बोला है क्या वो सफिशिएंट होगा? जो बच्चे जिन्होंने फरवरी वाले फॉर एग्जांपल बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उनके पास सिर्फ 2 ही महीने होंगे दूसरे अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, जो कि मई में होगा, क्योंकि रिजल्ट ही आएगा मार्च अप्रैल में। तो इतने कम टाइम में क्या बच्चे दोबारा से मेहनत करके अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर सकते हैं क्या? तो जब तक स्कूल्स बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर स्कूल्स ने अच्छे से सपोर्ट नहीं किया तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? जो बच्चे फर्स्ट वाले में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएंगे वो सिर्फ रटने की कोशिश करेंगे। 2 महीने के टाइम में रट ही सकता है बच्चा। तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। तो एनईपी का जो विजन है कि लोग रटे ना, अंडरस्टैंडिंग हो, वो विजन एकदम बेकार हो गया। तो फिर से बच्चों पूरे पैराग्राफ में ऑथर ने क्या बोला कि 2 बार एग्जाम करवाने वाला कॉन्सेप्ट तो भाई मुझे तो समझ में नहीं आया। एक्स्ट्रा बर्डन होगा, टाइम गैप बहुत कम होगा बच्चों के लिए, तो बच्चे और परेशान ही होंगे, रटेंगे ही चीजों को, कुछ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग नहीं होने वाली है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं, आंसर बताएंगे। कौन सा है जो प्राइमरी कंसर्न बता रहा है? प्राइमरी कंसर्न फाइनेंशियल बर्डन था क्या? नहीं। हाँ, ये मैच नहीं करता है 2020 के ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव क्या था कि कंसेप्चुअल लर्निंग हो, लेकिन कंसेप्चुअल लर्निंग नहीं होगी, रट्टाफिकेशन ही होगा। तो ये तो मैच कर रहा है। कोचिंग सेंटर्स एक्सप्लॉइट करेंगे बच्चों को, ऐसा तो कहीं नहीं बोला ऑथर ने। कोचिंग सेंटर्स की बात की है, लेकिन वो एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, वो खराब होते हैं, बुराई नहीं करी गई। बच्चों की परफॉर्मेंस और खराब हो जाएगी क्योंकि स्केड्यूल ओवरलैप हो रहा है क्लास 12 के साथ। बच्चों की परफॉर्मेंस क्यों खराब होगी क्लास 12 के साथ अगर ओवरलैपिंग हो रहा है? तो आंसर इज बी। चलो अगला क्वेश्चन, आंसर बताएंगे। सबसे बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स करने पड़ेंगे? नहीं। रीडिजाइन करना पड़ेगा? नहीं। आंसर शीट चेक करने की बात करी थी ऑथर ने। हाँ, बहुत सारी आंसर शीट्स होंगी जो चेक करनी पड़ेंगी। रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी कैलेंडर की? नहीं। आंसर इज आंसर शीट्स बहुत सारी हो जाएंगी जो चेक करनी पड़ेंगी। इसके बारे में ऑथर ने मेंशन किया था। समझ में आए दोनों पैसेजेस सभी को? चलिए देखते हैं कितने इडियम्स आपको याद हुए। थंबिंग वंस नोज मीन्स उस इंसान को डिसरिस्पेक्ट करना। पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, सबसे अच्छा अपना कदम उठाना। स्टिक वंस नेक आउट, रिस्क लेना। कुक समवन गूस, किसी के प्लान्स खराब कर देना। अ वाइल्ड गूस चेस, बेकारी का काम है, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। C, E, A, B and D. Scores everyone.
10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। जो बच्चे 3 वर्ड्स का मीनिंग लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे। उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखें। अच्छा, इट्स टाइम टू डू द पैराजम्बल नाउ। तैयार हैं सभी लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन के लिए? एवरीवन, चलो तो सब पहले आप लोग ट्राई करेंगे ना, फिर मैं समझाऊंगी। तो सभी के पास 3 मिनट का टाइम है। ट्राई दिस पैराजम्बल एवरीवन। आप पीछे करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी पैराजम्बल को करने में? द फर्स्ट स्टेप इज रीडिंग द स्टेटमेंट्स। चलिए स्टेटमेंट्स को रीड कीजिए एवरीवन। टू टैकल दीज चैलेंजेस, दीज लिखा हुआ है स्टार्टिंग नहीं हो सकता। जो कांस्टेंट एक्सपोजर है क्यूरेटेड कंटेंट का, ये कंट्रीब्यूट कर सकता है। इससे क्या क्या हो सकता है, तो एक तरीके से रिजल्ट है ना, इससे ये हो सकता है। तो ये भी स्टार्टिंग नहीं है। फर्दर मोर एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर होता है, दो चीजों को कनेक्ट करता है, एडिशनल, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। एडिशनली लिखा हुआ है, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा? क्यू। कोई परेशानी किसी को इस चीज में? तो सोशल मीडिया ने बदल दिया है वो तरीका जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। चलो अब आ जाते हैं हम अरेंजमेंट पे। अरेंज करेंगे तो सबसे पहले तो पेयर्स बनाते हैं। अरेंजमेंट का दूसरा स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना। दूसरा स्टेप होता है पेयर्स बनाना। तो यहाँ पे दीज चैलेंजेस लिखा हुआ है, तो चैलेंजेस किस में लिखे हुए हैं? सबसे पहले मुझे बताओ एम से पहले क्या आएगा? द कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू क्यूरेटेड कंटेंट। इसकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाती है, लोगों का नजरिया चेंज हो जाता है, पब्लिक ओपिनियन इंपैक्ट होता है, सोसाइटल एटीट्यूड्स। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। फर्दर मोर रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म पॉलिसीज, यूजर फ्रेंडली, और अगर हम एक कल्चर बनाएंगे तो इससे अच्छा हो जाएगा। तो इसमें तो सोल्यूशन दिया हुआ है, अगर हम ऐसा करेंगे तो सोल्यूशन है, ये भी एक सोल्यूशन है। चलो एडिशनली जो एडिक्टिव नेचर होता है इसकी वजह से इश्यूज आ रहे थे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स दी हुई है। तो एन और पी में प्रॉब्लम्स दी हुई है, एम और ओ में सोल्यूशन दिया हुआ है। तो जब भी हम अरेंजमेंट करते हैं पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर प्रॉब्लम्स बताते हैं और लास्ट में सोल्यूशन बताते हैं। तो प्रॉब्लम्स किस किस में दी हुई थी? प्रॉब्लम्स दी हुई थी आपको एन और पी में। अब एन पहले आएगा या सॉरी एन और पी में नहीं, हाँ एन और पी में प्रॉब्लम्स दी हुई थी। एडिशनली लिखा हुआ है, एडिशनली तो दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करता है, एडिशनली बीच में आता है, तो इसका मतलब एन पहले आएगा, पी बाद में आएगा। प्रॉब्लम्स अब सोल्यूशन में भी देने के लिए फर्दर मोर लिखा हुआ है, फर्दर मोर फिर से बीच में आता है, तो एम पहले आएगा, ओ बाद में आएगा। तो इन दोनों को हमने कनेक्ट किया एडिशनली की हेल्प से, इन दोनों को कनेक्ट किया हमने फर्दर मोर की हेल्प से। ये पहले क्यों आया? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम थी। ये बाद में क्यों आया? क्योंकि इसमें सोल्यूशन था। तो सीक्वेंस इज क्यू एन पी एम एंड ओ। कितने लोगों का ठीक निकला? आई होप मेनी ऑफ यू। चलो सो दिस वॉज द पैराजम्बल। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो आई होप सभी लोग रेगुलरली आ रहे हैं क्लासेस में, परफेक्शन की क्लासेस में रेगुलरली आ रहे हैं। परफेक्शन का नया बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 30th ऑफ मार्च से। तो जितने बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है वो मेक श्योर करेंगे कि आज के आज ही एनरोल कर लेंगे अपने आप को परफेक्शन बैच में। 30th से आपको नया बैच मिल जाएगा। कोड आप लगाओगे निमिषा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एक आदत बना लो परफेक्शन और एडिटोरियल में रेगुलरली आने की, इंग्लिश ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। कोई डाउट कोई क्वेरी रहती है हमें इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ लेना, टीम आपको कॉल करके आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर दे देगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हो, टीम आपको कॉल कर देगी। रिजल्ट बेटा एक्सपेक्टेड है कल या परसों तक आ जाएगा एसबीआई का। एसबीआई मेंस के एग्जाम्स की डेट्स तो आपकी आ ही चुकी हैं 10 और 12, है ना। तो अच्छे से तैयारी करो। परफेक्शन में हम बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। परफेक्शन की क्लासेस एडिटोरियल क्लासेस रेगुलरली करो।
मोर देन सफिशिएंट है आपके मेंस के एग्जाम के लिए। और कोई डाउट, दुविधा, कोई परेशानी किसी को? आई होप नहीं है। चलिए मैम, प्राइस क्या है बैच का? बेटा 2499 है, जिसमें आपको सारी क्लासेस मिलती है। इसमें आप कोड लगाते हो निमिषा, आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो 2250 का आपको पड़ता है, ऑल क्लासेस फॉर 1 ईयर। और कोई दिक्कत? आई होप नहीं है। चलो सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे